हेलो एवरीवन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 31 और 31A से लेके 31D तक के आर्टिकल्स को देखते हैं, जो कि पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स के अंडर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 31A को इस तरह से दिया हुआ है, ये सब आपके रेफरेंस के लिए है। अब आइए अपने बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे दो आर्टिकल्स के बारे में मैं मेंशन करूँगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल नंबर 31। ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स था पहले, उसे रीड करते थे। ठीक, आर्टिकल नंबर 91 क्लॉज 1 क्लॉज F ये गारंटी करता था कि हर सिटीजन का राइट है, हर सिटीजन का राइट है कि वो एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को। और वहीं आर्टिकल 31 ये कहता था कि हर पर्सन को गारंटी है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, इन दोनों को गारंटी है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी डिप्राइव की जाती है तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी एक तरह से वो डेप्रीवेशन के खिलाफ काम करती थी, यानी किसी की प्रॉपर्टी उससे डिप्राइव नहीं की जा सकती है। ठीक, अब आर्टिकल 31 यानी दूसरे तरीके से ये कहता था कि किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे डिप्राइव किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी लॉ के पास है, यानी जैसे लॉ प्रिस्क्राइब करेगा सिर्फ उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। और कौन करेगा ये? ऑफ कोर्स ये स्टेट करेगा। ठीक, यानी ये एक्वायर कर सकता है किसी पर्सन प्रॉपर्टी को, उसकी दो कंडीशन है। पहला कि वो पब्लिक पर्पस के लिए हो, दूसरा उसे कंपनसेशन मिलता है। ठीक, यानी जिसकी भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसे आप कंपनसेट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच ऐसी कई सिचुएशंस आई हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं जब भी ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात आती थी। ठीक, अब इसकी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे इसकी देन है कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C को समय समय पर ऐड किया गया और मॉडिफाई किया गया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नलीफाई कर सकें, यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से वो ऐसा मॉडिफिकेशन और एडिशन करते थे कि जो भी वो चाहते थे, जो भी पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, वो कर पाए। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1978 में आया था, उसने क्या किया? उसने अबॉलिश ही कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक, कैसे? जो दो आर्टिकल्स थे जो कि मैंने बताया, उन दोनों को रिपील करके, यानी दोनों को रिपील कर दिया गया। ठीक, तो इसका क्या मतलब? कोई किसी प्रॉपर्टी ऐसे ले सकता है? ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको, जो कि फंडामेंटल राइट था, हटाकर अब एक लीगल राइट बना दी, जो कि आर्टिकल नंबर 300A में मेंशन्ड है। ये आता है पार्ट नंबर 12 के अंदर। ठीक, इसका नाम अभी भी वही है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये क्या कहता है कि जैसा पहले था कि किसी की भी प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं सिवाय लॉ के हिसाब से। ठीक, अब घाटा ये हुआ कि अब ये फंडामेंटल राइट न रह के सिर्फ एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया, इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट भी नहीं रह गया, और जो भी एक तरह से फंडामेंटल राइट होने का एक जो फायदा था वो चला गया। ठीक, हालांकि ये भी माना गया है
कि कोई गारंटीड राइट नहीं है कि सिटीजन को कंपनसेशन मिले ही। ठीक, लेकिन अभी तो बात हुई कि लीगल राइट है, तो हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ऐसा माना गया है, इसीलिए दो केसेस ऐसे मेंशन कर रहा हूं मैं जो कि कंपनसेशन आपको देना ही देना है। कौन से हैं वो? पहला, स्टेट अक्वायर अगर करता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को, ठीक, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया था। ये प्रोविजन ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। दूसरा, अगर स्टेट एक्वायर करता है किसी पर्सन का ऐसा लैंड जो कि उसके पर्सनल कल्टीवेशन के लिए था और वो जो भी कानून द्वारा निर्धारित था सीलिंग लिमिट उसके अंडर था, यानी आर्टिकल 31A में ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन दोनों सिचुएशन में कंपनसेशन देना ही देना है, और बाकी जो सिचुएशन से केसेस है उसमें कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है। ये एक तरह का इंटरप्रिटेशन दिया गया है हर जगह। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 31A ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब नहीं था। ठीक, और इसने अमेंड किए इसको 31A को अमेंड किया गया है कई बार 4th, 17th, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। अब इसकी 5 कैटेगरीज हैं लॉ की, जो चैलेंज होने से और इनवैलिड होने से बच जाती है अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अफेक्ट करती है। यानी ऐसी 5 कैटेगरी हैं लॉ की जो इस आर्टिकल द्वारा बचाया जा सकता है चैलेंज होने से। ठीक, अब वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म से, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। पहला, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय स्टेट। दूसरा, अगर मैनेजमेंट उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसका टेक ओवर स्टेट करता है। तीसरा, कॉरपोरेशंस को अगर अमलगमेट किया जाता है यानी मिलाया जाता है। और चौथा है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शेयर होल्डर्स और कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के जो नियम हैं वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। और पांचवा है जो भी आपका माइनिंग लीजेस हैं उनकी मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट। ठीक, अब जो एक्सप्रेशन है एस्टेट का, ये क्या इंक्लूड करता है? कोई भी जागीर, इनाम, मुआफी या सिमिलर तरह की ग्रांट्स, कोई जन्मम राइट्स भी जैसे तमिलनाडु में या केरला में है जिसमें, और इसके अलावा कोई भी ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। ठीक, अब 31A किसको इम्यूनाइज नहीं करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, यानी ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। ठीक, जब तक कि वो रिजर्व नहीं है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ठीक, जब तक कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व नहीं किया गया है और उसका एसेंट उनको मिल चुका है। अब आर्टिकल ये भी प्रोवाइड करता है कि कोई कंपनसेशन मिलता है मार्केट वैल्यू पे जब स्टेट एक्वायर करता है वो लैंड, अगर वो पर्सनल कल्टीवेशन या किसी स्टेटरी लिमिट के अंदर है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है इसको। ठीक, अब आते हैं 31B पे।
कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस तरह से मेंशन है। अब आर्टिकल 31B क्या कहता है? ये ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस को बचाता है जिनको शेड्यूल 9 में रखा गया है। ठीक, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह अफेक्ट करते हैं। आर्टिकल 31B का स्कोप जो है वो आर्टिकल 31 के कंपैरेटिवली वाइडर है। ठीक, और ये जैसा कि मैंने बताया 9 शेड्यूल में लॉज को इंक्लूडेड है जो उनको किसी भी तरह से अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं तो उनको बचाता है। हालांकि जो IR कोएल्हो का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था, IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस था 2007 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ब्लैंकेट इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें लॉ डाल दिया तो ये जुडिशियल रिव्यू के वार से बच जाएगा। यानी शेड्यूल 9 में रखने का मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू के बाहर ही हो जाएगा। हालांकि इन्होंने ये कहा कि क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, इसे 9 शेड्यूल उसको ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ इसमें बस ऐड कर दी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर होने की इन्होंने वर्डिक्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, तो ये डेट निर्धारित की गई कि इस डेट के पहले जो रखा हुआ है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसके बाद इस तारीख के बाद जो भी कानून या रेगुलेशन उसमें ऐड किए गए हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू काम करेगा। ठीक, अब इसमें यह भी कहा गया है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट है या रेगुलेशन है जो कि लैंड रिफॉर्म या एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से रिलेटेड काम करता है, एंड दैट ऑफ पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर्स, तो हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल 1973 एक इम्पॉर्टेंट डेट है जब भी हम शेड्यूल 9 और इससे रिलेटेड बातें करेंगे। अब जितने भी एक्ट्स या रेगुलेशन बनाए गए हैं जो कि इस शेड्यूल 9 में रखे गए हैं, उसमें जितने भी ऐसे एक्ट या रेगुलेशन हैं जो कि लैंड रिफॉर्म या एबोलिशन ऑफ जमींदारी से डील करते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, और पार्लियामेंट वाले जो केसेस हैं जो भी एक तरह से ग्राउंड्स हैं वो अदर मैटर पर डील करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 31C पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से दिया हुआ है। अब ये कहता है, पहली बात तो आर्टिकल 31C ऐड हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 और इसके दो प्रोविजंस थे। पहला ये कि अगर कोई भी कानून 39B और 39C जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, इसको इफेक्ट में लाने के लिए कोई लॉ बनता है तो वो इस ग्राउंड पे वॉइड नहीं होगा कि वो आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 को किसी भी तरह कंट्रोवीन करता है, ठीक, या एक तरह से उल्लंघन करता है। और दूसरा ये माना गया, ये इसमें दिया गया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो ऐसी पॉलिसी को इफेक्ट करता है वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। यानी एक तरह से जो भी इनकी वर्डिंग्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिंपल तरीके से ये एक तरह से जुडिशियल रिव्यू को हर्ट कर रहा था। इसलिए 1973 में जो फेमस है केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड होल्ड किया था। ठीक, हालांकि जो पहला प्रोविज़न है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना और वैलिड माना। ठीक, अब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसने आर्टिकल 31C के स्कोप को और एक्सटेंड कर दिया। यानी आर्टिकल 31C जो को
42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसका स्कोप बढ़ा दिया, ठीक, इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट DPSP। यानी ये कहना चाह रहा था कि DPSP के 39B और C को तो हमने देख लिया इससे पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड माना था। इसने स्कोप बढ़ा के ये कहा कि किसी भी DPSP को इफेक्ट करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो वो भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अगर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड नहीं घोषित किया जाएगा। यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसका स्कोप बढ़ा दिया कि कोई भी DPSP है अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड सिर्फ इसलिए नहीं किया जाएगा कि आर्टिकल नंबर 14 और 19 को वो किसी भी तरह से हर्ट करता है। हालांकि इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड कर दिया, यानी सिर्फ 39B और C ही इस समय इसके अंदर बचे हुए हैं। अब आते हैं आर्टिकल 31D पे। आर्टिकल 31D बात कर रहा था एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। यानी आर्टिकल 31D ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकता है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के रेस्पेक्ट में, ठीक। ये माना गया कि ये जो पार्लियामेंट का पावर है ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और एंटी नेशनल एसोसिएशन से डील करने के लिए एक तरह से बहुत ही स्वीपिंग पावर है, यानी बहुत ही वाइड पावर है और ये पावर अब्यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको हटा दिया गया बाद में, ठीक। आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए हैं उसको सिंपल तरीके से समझाया जा सके। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या कोई भी ऐसी चीज़ें मिस हो गई हों जो आप जानना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर लिखें।